Hello everyone, welcome to Exam Mode. I'm शुभम वर्मा एंड आई एम बैक विद आवर पंचतंत्र सीरीज। इसमें हम यूपीएससी, सीडीएस और एनडीए के लिए 5 ऑसम यूपीएससी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में एक माइलस्टोन साबित हो सकते हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियोस लेके आ चुका हूँ पंचतंत्र सीरीज की, वो भी आप जरूर देखिएगा। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। ठीक है, कैन यू क्रैक देम? लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इसकी कुछ इस प्रकार है। विद रेफरेंस टू द मनी सप्लाई एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो reduces द lending कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। सेकेंड स्टेटमेंट है एन इंक्रीज इन द पब्लिक प्रेफरेंस फॉर होल्डिंग करेंसी रादर दैन बैंक डिपॉजिट reduces द ओवरऑल मनी सप्लाई। थर्ड है ओपन मार्केट परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। और फोर्थ है एन इंक्रीज इन द रेपो रेट इंकरेजेस बैंक टू बोरो मोर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकलिटी मांगता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका गलत हो जाएगा। इसमें अगर आपको क्वेश्चन को साथ ही साथ अगर एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन ढंग से सही ना हो पाए। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो पहले इसमें थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। एक होता है आपका सीआरआर और एक होता है आपका एसएलआर। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है और एक कैश रिजर्व रेशियो होता है। कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जो आपका बैंक में मान के चलिए 100 रुपये डिपॉजिट होते हैं, तो उस 100 रुपये में से जितना परसेंट मतलब कैश रिजर्व रेशियो है, मान के चलिए 4% है, तो 4 रुपये उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखने पड़ते हैं, किसी पर्टिकुलर बैंक को। ठीक है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो सकता है और वो होगा कैश की फॉर्म में। ठीक, एक होता है आपका एसएलआर। एसएलआर वो होता है जो बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है, मतलब कि वो पैसे बैंक लेंडिंग के लिए काम नहीं कर सकता है, उसको उसे डिपॉजिट के तौर पे अपने पास रखना पड़ेगा ताकि अगर अनफॉर्सिंग कंडीशन आ जाए तो उस पैसे का इस्तेमाल हो सके, उसे कहते हैं एसएलआर। लिखा गया है अगर कैश रिजर्व रेशियो में बढ़ ही आ जाए, ठीक है, अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या आपकी वो लेंडिंग कैपेसिटी कमर्शियल बैंक की रिड्यूस कर देगा? तो हाँ जी, बिल्कुल रिड्यूस कर देगा। मान के चलिए 100 रुपये आपके पास डिपॉजिट हुए थे और 100 में से 4 रुपये आज सीआरआर है, और कल को चल के अगर वो 7 हो जाता है तो 7 रुपये तो इकोनॉमी से बाहर चले गए, मतलब 7 रुपये तो अब वो लेंड नहीं कर सकता है ना। इसका मतलब है कि अगर सीआरआर बढ़ेगा तो आप बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी आपकी रिड्यूस होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। अब चलते हैं हम सीधे अपने स्टेटमेंट की तरफ, क्योंकि हमें दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अप्रोच हमको वैसी रखनी है हमेशा यूपीएससी वाली। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सी स्टेटमेंट में आपके 1 स्टेटमेंट नहीं गिवन है, इसका मतलब ये काट दीजिए। अब बची 3 स्टेटमेंट, अब 3 स्टेटमेंट हमें काम करना है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे बाकियों में कि थर्ड स्टेटमेंट कॉमन है। इसका मतलब है थर्ड तो 100% सही होनी है। अगर आपको नहीं भी आती होगी तो थर्ड सही होगी। ठीक है, हम इसमें दोनों अप्रोच सीख रहे हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका और कॉन्सेप्ट पार्ट दोनों देख रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट में हमारा कहा गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एन इंक्रीज इन द पब्लिक प्रेफरेंस फॉर होल्डिंग करेंसी रादर दैन बैंक डिपॉजिट रिड्यूसेस द ओवरऑल मनी सप्लाई। अगर आप अपने पास पैसे होल्ड करके रखने लगते हैं, ठीक है, मान के चलिए जितनी आपकी पेमेंट है आप होल्ड करके रखे रहते हैं अपने पास और उसको आप खर्चा नहीं करते हैं, ना ही उसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो ओवरऑल मनी सप्लाई पे कुछ तो फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर आप पैसे होल्ड करके अपने पास अपनी अलमारी में रखने लग गए हैं, मान के चलिए, ठीक है, उसको आप खर्चा नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी में उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आपकी ओवरऑल मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, आप समझिए। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी इससे आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट अगर करेक्ट हो जाती है तो ए स्टेटमेंट हमारी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गई है। अब हमारी थर्ड स्टेटमेंट हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से सही है। अब हम फोर्थ की तरफ पहले ध्यान देते हैं, फिर थर्ड की तरफ वापस आएंगे। लिखा गया है एन इंक्रीज इन रेपो रेट इंकरेजेस बैंक टू बोरो मोर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेपो रेट वो रेट होता है आपका जिससे कोई भी आपका एक नॉर्मल बैंक है, ठीक है, एक आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है, जिस रेट से वह सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई से पैसे उधार लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी आ जाती है, रेपो रेट आपका इंक्रीज हो जाता है, तो बैंक जो होते हैं वो आपका डिस्करेज हो जाएंगे, ठीक है, पैसा लेने से। वो आरबीआई से रुपया नहीं लेंगे। अगर रेपो रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट, तो सिंपल सी बात है, कोई बैंक क्यों रुपया लेना चाहेगा? अगर कोई बैंक आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ले रहा है लोन लेने में तो आप उससे लोन नहीं लेंगे ना। तो उसी तरीके से बैंक भी आपके सेंट्रल बैंक से अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो सेंट्रल बैंक से वो लोन लेने से लिए डिस्करेज हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट जो आपकी गिवन है इनकरेज वाली, ये गलत हो जाती है।
फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ खत्म हो जाती है, बची हो आपकी बी स्टेटमेंट। थर्ड को आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस एलिमिनेशन टेक्निक से आपने आंसर अपना निकाल लिया है। फिर भी थर्ड हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा गया है ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये होता है कि कल को मान के चलिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ये मान के चलिए एक आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ने आपको दिया था और उसके बदले आपसे रुपए वापस लिए थे, ठीक है, उससे आपसे रुपए उसने उधार लिए थे गवर्नमेंट ने, ठीक है, रिजर्व बैंक के थ्रू गवर्नमेंट ने पैसे उधार लिए थे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कल को मान के चलिए वो सर्टिफिकेट जो आपके पास है डिपॉजिट है, उस सर्टिफिकेट को खरीदता है वापस, बोलेगा कि हमको सर्टिफिकेट आप वापस दीजिए, तो उसके बदले वो आपको कुछ रुपए वापस देगा। रुपए जब आपको वापस देगा तो सिंपल सी बात है कि हमारी मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब कि पैसे की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है, मार्केट में या फिर बैंकिंग सिस्टम में पैसे का इन्फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो पैसे आपके पास गवर्नमेंट के पास फंसे पड़े थे, आरबीआई के पास फंसे पड़े थे, अब वो निकल के आपके मार्केट में आ गए, मार्केट सिस्टम में। इसका मतलब लिक्विडिटी आपकी इंक्रीज हो गई है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही थी, ये इस स्टेटमेंट का मतलब था। होपफुली इन चारों स्टेटमेंट में जो भी आपके दे रखे थे कॉन्सेप्ट वो आपको समझ आए होंगे और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी के बारे में है, ठीक है। लिखा गया है विद रेफरेंस टू अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करी गई है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा नॉट टू द राज्यसभा। सेकेंड स्टेटमेंट है पार्लियामेंट्री कमिटीज एक्सरसाइज जुडिशियल पावर टू इन्फोर्स देयर रिकमेंडेशन। थर्ड है क्वेश्चन आर रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव ओवरसाइट। ये इसके ऑप्शंस गिवन है। अब थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं, फिर हम ऑप्शंस पे आएंगे। अब इसमें पहले फर्स्ट स्टेटमेंट आप समझिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके गिवन है कि जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है, वो किसके प्रति जवाबदेह होती है, तो आपको याद रखना है वो होती है आपकी लोकसभा के प्रति जवाबदेह, ठीक है। कलेक्टिवली आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक। और जो आपके इंडिविजुअल मिनिस्टर होते हैं वो किसके प्रति आपके जवाबदेह होते हैं, तो वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रति वो जवाबदेह होते हैं। और यहाँ पर गिवन है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा नॉट टू राज्यसभा। तो हाँ जी, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो राज्यसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखनी है आपको। ये चीज़ बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ से करेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट की गिवन है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज एक्सरसाइज जुडिशियल पावर टू इन्फोर्स देयर रिकमेंडेशन। अब यहाँ पर जुडिशियल पावर दे रखी है, आपको रेड फ्लैग वर्ड्स का हमेशा पता करना होता है, ठीक है। हर स्टेटमेंट में ऐसी कोई चीज़ दे रखी होती है जिस पे पूरा क्वेश्चन निर्भर करता है। यहाँ पर जुडिशियल पावर पर निर्भर कर रहा है, तो जो जुडिशियल पावर नहीं होती उसके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी रिकमेंडेटरी पावर होती है। वो सिर्फ आपके रिकमेंड कर सकता है, कोई भी ऑब्लिगेशंस या फिर कैसी ऐसी कोई भी आपके ऊपर बाध्यता नहीं होती है, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का। ये चीज़ दिमाग में रखनी है आपको। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर होती है। थर्ड स्टेटमेंट इसमें गिवन है आपकी क्वेश्चन आर रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव ओवरसाइट। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखनी है। लेजिस्लेटिव ओवरसाइट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर में कोई भी आपका इंडिविजुअल मेंबर, चाहे वो मिनिस्टर हो या फिर नॉर्मल एमपी हो, वो उठकर सरकार से या फिर पर्टिकुलर मिनिस्टर से सवाल उठा सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन आर। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर से। तो दो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो जहाँ जहाँ पर देख लीजिए, अगर आप मान के चलिए सेकंड स्टेटमेंट आपको अच्छे से आती होती तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट अगर गलत होती तब भी आप एलिमिनेशन की हेल्प से ये स्टेटमेंट्स ऐसे आप रिमूव करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकते थे। लेकिन दोनों अप्रोच आपको सीखनी है, ठीक है। बाय चांस अगर आपका स्टेटमेंट, अगर आपको वहाँ पर क्वेश्चन की क्लियरिटी नहीं है तो ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 1 और 3 ओनली। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा थोड़ा ध्यान देने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। गिवन है विद रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अफेक्टिंग इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सिर्फ इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, उसकी बात कर रहा है, होल वर्ल्ड की बात नहीं करी है हमने। दिया गया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन रीजन।
सेकंड है द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इन्फ्लुएंसेस विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। सेकंड है इसमें आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट सप्रेसेस द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक, अब थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में पहले एलिमिनेशन टेक्निक सिखाऊंगा, ठीक है। पहले वो समझिए, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पार्ट पे आएंगे, ताकि दोनों प्रोसेस भी आपको अच्छे से समझ आते रहें साथ साथ ही। मान के चलिए आपको ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट का कोई आइडिया नहीं है, मैं भी मान लेता हूँ, और थर्ड स्टेटमेंट को आपको बिल्कुल आइडिया है कि ये 100% आपकी यहाँ पर दी गई है, ये गलत है। आपको 100% पता है, जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको आता है, और आपको पता है कि थर्ड स्टेटमेंट हमें बिल्कुल गलत है। मुझे ऊपर की दो आइडिया नहीं है, लेकिन ये पता है कि तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो अब यहाँ आइए, ये एलिमिनेट हो गया आपका, ये एलिमिनेट हो गया, और ये एलिमिनेट हो गया। सिंपल सी बात है, अगर आपको ऊपर के दो स्टेटमेंट में ज़्यादा आइडिया नहीं भी था, तब भी आपने अपने क्वेश्चन का आंसर सही निकाल लिया। तो इसे एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं। बस बेसिक आपको इसका अप्रोच आनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को निकाल पाएँ। अब तीसरी स्टेटमेंट में क्या गलती है, ये समझने की कोशिश करना। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम होती है आपकी, वो सप्रेस नहीं करती हैं, बल्कि आपकी सपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं किसको? साउथ वेस्ट मानसून को। देखिए ये सिस्टम चलता है, हमारा एयर सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर जैसे कि आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऊपर चलती हैं, हाइट पे चलती हैं, और साउथ वेस्ट मानसून आपका नीचे से आता है। ये मान के चलिए आपका है इंडिया। ठीक, तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ से चल रही हैं, और ये धीरे धीरे यहाँ पर डिसेंड होती हैं आपकी मेडागास्कर के पास। मेडागास्कर अफ्रीका के पास है, वहाँ डिसेंड होती हैं। तो ये सपोर्ट करती हैं जो साउथ वेस्ट मानसून आपका आ रहा है उस तरफ से, अफ्रीका की तरफ से इंडिया की तरफ डिसेंड करने के बाद उसको सपोर्ट करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून को पुश करते हैं, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून को ये सपोर्ट कर रही हैं, ना कि सप्रेस कर रही हैं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। फिर यहाँ से आने के बाद एयर ऊपर उठती है और आपकी बारिश होती है। ये एयर सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे चलता रहता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है आपको। तो ये थर्ड स्टेटमेंट इस तरीके से गलत है, और होपफुली आपको समझ भी आया होगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट का है। अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। ये कहता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन रीजन। तो हाँ जी, मेडिटेरेनियन रीजन के पास जो आपका मेडिटेरियन सी है, वहाँ से आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इंडिया के आसपास बारिश होती है। अब होता क्या है यहाँ पे, ये आपका वाटर है, और यहाँ से मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स आपके ऊपर उठते हैं। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो चल रही होती है इंडिया की तरफ, इसके संपर्क में आके आपके जो मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स होते हैं, ये इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में आने के बाद ये हिमालयन जो माउंटेन है, इससे टकराकर आपके नॉर्थ इंडिया में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये डिसेंड होकर बारिश करते हैं। विंटर जो आपकी विंटर रेनफॉल होती है, ये आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन रीजन, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें गिवन है द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इन्फ्लुएंसेस विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। सेम यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम होती हैं, ये आपके विंटर रेनफॉल कराती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पर गिवन है, ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। थर्ड स्टेटमेंट इसमें आपकी गलत है। मतलब आपके क्वेश्चन का सही आंसर निकल जाता है इसमें ए ऑप्शन 1 और 2 ओनली। होपफुली आपको जेट स्ट्रीम का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पीछे कॉन्सेप्ट भी आपको ये समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको सही लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस और ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आगे लाता रहूं, और आप सभी का बहुत अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी होती रहे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलिट्री रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत भर भर के आते हैं, तो ये आपको दिमाग में रखते चलना है। अब आइए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। पहले दिया गया है विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस रिफॉर्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका जॉइंटनेस अमंग द आर्म्ड फोर्सेस एम्स टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एंड इन्हेंस ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। सेकेंड स्टेटमेंट है थिएटर कमांड आर डिजाइंड टू इंटीग्रेट लैंड, एयर एंड नेवल एसेट्स अंडर द सिंगल ऑपरेशनल कमांडर। और थर्ड है आपका क्रिएशन ऑफ द थिएटर कमांड एलिमिनेट्स द नीड फॉर सर्विस स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, ठीक है। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें है आपकी करेक्ट। इसमें क्या कहा गया है कि जॉइंटनेस अमंग द आर्म्ड फोर्सेस एम टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एंड इनहेंस ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। मतलब कि अगर आपको कोई जॉइंट ऑपरेशन मान के चलिए चल रहा है, ठीक है, उसमें आपकी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी अगर मिल के सपोर्ट करती है उस ऑपरेशन को,
तो उस ऑपरेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, इन्हांस करने की बात करेगी है। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ से सही हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है थिएटर कमांड आर डिजाइंड टू इंटीग्रेट लैंड एयर नेवल एसेट अंडर द सिंगल ऑपरेशनल कमांड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी। थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट आपका यही होता है कि इसके अंडर आपकी आर्मी, नेवी और आपकी एयरफोर्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच में एक साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर आपके कोई भी ऑपरेशन या फिर कोई भी रणनीति जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करती है। ये कॉन्सेप्ट आपके थिएटर कमांड का होता है। सीडीएस का कॉन्सेप्ट जो आपका आया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कॉन्सेप्ट, ये थिएटर कमांड को ही फुलफिल करने के लिए आया है। सीडीएस आपके तीनों जो आपके आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, आर्मी, नेवी और इंडियन नेवी, ठीक है, ये इंडियन एयरफोर्स, सॉरी, इन तीनों में इंटीग्रेशन अप्रोच लाने के लिए आपके सीडीएस का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया गया है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है, बिल्कुल समझनी है। सीडीएस आपके मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के, ये भी आपको दिमाग में रखना है, बिल्कुल समझ के चलिएगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में गिवन है, मतलब आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट हो जाती है। थर्ड गिवन है क्रिएशन ऑफ थिएटर कमांड एलिमिनेट्स द नीड ऑफ सर्विस स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। अब इसमें बता दिया गया है कि बिल्कुल एक आपकी ऑब्वियस स्टेटमेंट दी गई है, मतलब कि बिल्कुल कहा गया कि एलिमिनेट ही कर देता है आपको सर्विस एक्सपर्टीज़ को अगर आपके थिएटर कमांड आ जाता है तो क्या ये ऐसा संभव है? आप खुद सोच के देखिए, बेसिक अगर आप दिमाग लगाएंगे कि कोई भी चीज़ ऐसी आ जाएगी, तो एब्सोल्यूट नेचर की कोई भी चीज़ अगर आपको दे रखी है, यूपीएससी में ये होता है हमेशा, अगर कोई एब्सोल्यूट नेचर का कोई स्टेटमेंट गिवन है तो हमेशा ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो गलत होती है। यहाँ पर बता दिया गया कि पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है अगर आपका थिएटर कमांड आ जाता है, तो स्पेसिफिक सर्विस एक्सपर्टीज को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा गलत लग रही है, तो होपफुली आपको भी ये गलत ही लग रही होगी। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो होती है थर्ड स्टेटमेंट, यहाँ से ये गलत है। इसका मतलब अगर आप एलिमिनेट करेंगे, थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं, तो आपके सिर्फ दो स्टेटमेंट बचते हैं, बोथ एलिमिनेशन टेक्निक और वाइसा वर्सा आपकी जो साथ ही साथ अगर कॉन्सेप्ट को देखें तो ए स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप सही करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रिसेंटली आपके प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिए गए, ये करंट का क्वेश्चन मैंने उठाया है, तो थोड़ा दिमाग से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या कहा जाता है। स्टेटमेंट गिवन से विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार conferred in December 2025, consider the following statement। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, द अवार्ड रिकॉग्नाइज एक्सपर्टीज अचीवमेंट्स एक्सेप्शनल अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। सेकेंड है, इट इज़ कन्फर्ड इन मल्टीपल कैटेगरीज इंक्लूडिंग ब्रेवरी, सोशल सर्विस, इनोवेशन एंड स्पोर्ट्स। थर्ड है इसमें आपका, द अवार्ड इज प्रेजेंटेड ऑन रिपब्लिक डे एवरी ईयर। और फोर्थ है आपका, द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकमेंडेशन एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। अब इसके पीछे का पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आपका अब क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। जो ऑप्शंस में गिवन है वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आपका हल्के लेवल का है, ठीक है, ज़्यादा कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, तो ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस पहले आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में इसमें गिवन है आपके कि 18 ईयर्स से बिलो जितने भी आपके बच्चे होते हैं वही आपके प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए चुने जाते हैं। तो हाँ जी, ये आपको याद रखना है कि बाल, सिंपल से अगर बाल वर्ड से भी अगर आप दिमाग लगा लें तो 18 ईयर्स से जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं को आपके बाल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। रिसेंटली आपके 13 साल के क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, इनको आपको क्या दिया गया है, बाल पुरस्कार दिया गया है। तो ये आईपीएल में कौन सी टीम से खेलते हैं ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। ये आपको बताना है कि आईपीएल के कौन सी टीम से इन्होंने खेला था जिससे इन्हें बाल पुरस्कार दिया गया इनके एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स के लिए। तो उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट इसमें गिवन है आपकी, इट इज़ कन्फर्ड इन मल्टीपल कैटेगरीज इंक्लूडिंग ब्रेवरी, सोशल सर्विस, इनोवेशन एंड स्पोर्ट्स। अगर आप हल्का सा दिमाग लगाएं, कोई भी चीज़ अगर इसमें ये स्टेटमेंट आखिर क्यों गलत होगी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों गलत होगी? क्योंकि इसमें देखो आपको ब्रेवरी, सोशल सर्विस, इनोवेशन और स्पोर्ट्स, अगर कोई भी कैटेगरी अगर आप देखते हैं कि अवार्ड देने के लिए, तो ये 4-5 कैटेगरी तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है कि इसमें होती ही होती हैं। अगर नहीं भी आपको पता है तब भी आप ऐसी स्टेटमेंट हमेशा सही करके आना, क्योंकि ये जनरली आपकी सही ही होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई इसमें आपकी सही। अब थर्ड स्टेटमेंट कहती है, द अवार्ड इज़ प्रेजेंटेड ऑन रिपब्लिक डे एवरी ईयर। यहाँ पर रिपब्लिक डे की बात पड़ी गई है। अब इसमें टेक्निकलिटी आती है। अगर आपको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार बार के बारे में पता है तो ये याद रखना है आपको कि ये दिसंबर मंथ में दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? आपके
दिसंबर मंथ में हमेशा दिए जाते हैं। ये पद्मा अवार्ड से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। रिपब्लिक डे में आपके पद्मा अवार्ड्स का अनाउंसमेंट होता है। क्या होता है? पद्मा अवार्ड्स का अनाउंसमेंट होता है। दिसंबर मंथ में आपके प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार का ये आपका होता है अनाउंसमेंट। ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है आपकी गलत। फोर्थ स्टेटमेंट कही गई है, द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकमेंडेशंस एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो हाँ जी, अगर बेसिक सा हल्का सा भी अगर दिमाग लगाएं तो ये नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इसका चुनाव करना आपकी किसको देना है अवार्ड, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी आपकी जनरल स्टेटमेंट है एज सच और सेकंड स्टेटमेंट, तो ये भी आपकी सही है। अगर थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है तो अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो साफ साफ आपने सही क्वेश्चन पे वैसे भी आ जाते हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 4 ओनली इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। कमेंट सेक्शन में आपको एक चीज़ में और बताना है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट है आपका बाराबंकी। ठीक है, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तर प्रदेश। वहाँ पर की एक लड़की ने आपकी जो थ्रेसर होता है, थ्रेसर से जो आपका वो निकलता है, धूल मिट्टी निकलती है, उसको सप्रेस करने के लिए थ्रेसर मशीन में एक इनोवेशन किया है जिसकी वजह से आपकी धूल मिट्टी अब नहीं निकलेगी। ठीक है, तो उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की ने इनोवेशन किया है, तो उस लड़के का नाम क्या है? ये भी कमेंट सेक्शन में थोड़ा सर्च करके मुझे बताइएगा। तो ये आपके प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन था और होपफुली आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड भी समझ आया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सही कर लेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज कराए हैं। कल फिर से ऐसे ही 5 नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और पुरानी वीडियोज़ अगर जो आपने नहीं देखी हैं तो उससे जाकर जरूर देखिए, वो भी इसी लेवल की वीडियोज़ हैं आपकी। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।